हेलो एवरीवन, वेलकम टू gurukreki.in। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो एक अच्छा हुआ होगा और आपने जो अपना 100% है वो एग्ज़ाम में दिया होगा। अगर थोड़ा कम भी परफॉर्म किया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो चुका है वो अभी वापस नहीं आने वाला या वापस कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी आपका ज़्यादा अच्छा हुआ है या कम अच्छा हुआ है या आपका बिल्कुल ख़राब हुआ है, जैसे भी आपको फीलिंग्स है, जैसे भी आपको लग रहा है, उसका यही है कि आप इसके बारे में सोचने से ना तो चेंज हो सकता है और ना ही चेंज होगा। तो इसमें यही है कि सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट जैसे कि अभी एक दूसरे से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं तो वो बंद कीजिए। और दूसरा, आपको मेंस के लिए कैसे जाना है और कैसा मतलब आपको स्टडी प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा, आप मेंस के लिए अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि अभी जो प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करेंगे। रिजल्ट जो है वो 7 से 8 दिन में अप्रॉक्स आ जाता है। और इसमें यह है कि काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे कि अभी 3 से 4 दिन का सोचेंगे कि 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद ही हम शुरू करेंगे। रिजल्ट कब आएगा ये डिस्कस करते रहेंगे बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि उनसे डिस्कशन करने से रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये रिजल्ट IBPS ने देना है और IBPS अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, चाहे वो 8 दिन बाद दे, चाहे 10 दिन बाद दे, चाहे 5 दिन बाद दे। तो सबसे पहले आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए। आप ये सोचिए कि आज तक जो आपने प्रिपरेशन करी थी तो आपको 7 से 8 दिन और करनी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे बहुत से बच्चे थे जो ये सोच रहे थे कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्रिपरेशन नहीं छोड़ी। वो 7 से 8 दिन वो लगे रहे और उनका प्रीलिम का रिजल्ट अच्छा आया। और उनका जो मतलब खुद का एक्सपीरियंस था वो ये था कि सर ये जो 7 से 8 दिन हमने स्टडी की है ये हमारे मेंस में बहुत काम आएगी, और उनके वाकई ही काम आई भी। क्योंकि आगे जो है, अगर आप ये 7 से 8 दिन के बाद अगर शुरू करोगे तो आपके पास मुश्किल से 15 से 18 दिन बचेंगे, और जो बहुत कम होंगे, हो सकता है कि यहाँ पे आपके 14 दिन भी आपके पास बचें। तो अभी जो है आपके पास यहाँ पे 28 डेज़ हैं। तो ये जो 28 डेज़ हैं इसको मैक्सिमम आप यूटिलाइज़ कीजिए, और कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, आपकी सेक्शनल कितनी जाएगी, इंग्लिश का स्कोर कितना जाएगा, मैथ का कितना जाएगा, या रीजनिंग का कितना जाएगा, ओवरऑल कितना जाएगा। तो उससे ये है कि किसी से भी डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सोचिए कि मेरा क्लियर हो जाएगा, चाहे क्लियर ना हो, चाहे मतलब आपका जो रिजल्ट पेपर अच्छा ना हुआ हो, लेकिन ये बात आपको दिमाग में लेके ही चलनी पड़ेगी और आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्ट्रांग हो गए तो समझिए कि जो पूरे साल की मेहनत है और मेंस में अच्छी परफॉर्मेंस है वो आपके लिए तैयार है। और दूसरा, ज़्यादा डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना शुरू कर जाते हैं। आप कॉन्फिडेंस में रहिए, पॉजिटिव रहिए, और आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम जो आपकी एनर्जी है उसके साथ आपको स्टडी शुरू करनी होगी। थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, स्टडी के लिए मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद उसको जो भी आपका इंटरेस्ट टॉपिक है उसे शुरू कर सकते हो। आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो मेंस का, जिसमें से आपको थोड़ा सा एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है कि यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, या यहाँ ये मेरा अभी तक का एनालिसिस है, मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे को कहाँ से शुरू करना, आपका मन कर जाएगा पढ़ने को। तो सबसे पहले 3 प्लान के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी अगर मेंस के लिए शुरू करते हैं तो ठीक है, आगे आपको 3 प्लान बताएंगे अलग अलग। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेंस का आपको शुरू कैसे करना है। सबसे पहले तो जितना भी उसका सिलेबस है और जितने भी सब्जेक्ट है, होपफुली उम्मीद करेंगे कि आपने लिस्ट बना रखी होगी और आप सभी के पास उनका एक अच्छा डाटा कलेक्शन होगा। ठीक है, और सभी के नोट्स अच्छे होंगे अगर सभी ने बना रखे हैं तो, नहीं तो प्रिंट आउट ले सकते हो वेबसाइट से। उसके बाद ये है कि जो बच्चे सिलेबस को देख के कुछ मतलब घबरा जाते हैं, या जो मतलब पैनिक हो जाते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इतने दिन में कवर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे स्टडी प्लान बता रहे हैं। वो स्टडी प्लान को आप फॉलो कीजिएगा, उम्मीद करेंगे आपको अच्छा लगेगा। आगे बात करेंगे, सबसे पहले जो लिस्ट बनाओगे वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाइए। हम भी प्रिसाइज मॉड्यूल आपको देंगे, आप चाहो तो प्रिसाइज मॉड्यूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, कि जैसे डेली का एक प्रिसाइज आ रहा है तो उस डेली के प्रिसाइज के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते जाओ। ठीक है, तो आगे पहले स्टार्ट करेंगे 28 डेज प्लान। तो 28 डेज प्लान में है क्या, इसमें देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, जैसे ही आपका 26 को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम से फ्री आप लगभग दोपहर को हो जाओगे, और दोपहर को फ्री होने के बाद जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, आप पूरा दिन उसको रेस्ट कीजिए और 27 से आप शुरू कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो लेंथी वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है, मिसलेनियस हो गया, उसके बाद अगर बात करें करंट की हो गई, सॉइल साइंस हो गया,
ठीक है। और एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट हैं ये इन्हें लेंथ की कैटेगरी में रखो। और ये है 7 से 8 सब्जेक्ट, ठीक है, 7 से 8 सब्जेक्ट। इसमें से 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो एक दिन में कवर होने वाले होंगे। जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसका जब प्रिसाइज बताएंगे, प्रिसाइज बताने के बाद आपको एक दिन में ही वो सारा कवर हो जाएगा। एक दिन भी ज़्यादा है, इसे मैं उम्मीद करूँगा कम भी हो जाए, लेकिन कुछ स्टूडेंट को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है। आगे बात करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 12 से 14 दिन है, 28 दिन में से 12 से 14 दिन आप जो है वो लेंथी वाले सब्जेक्ट को कवर कीजिए अच्छे से, और इनका डेली बेसिस पे भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, जैसे आपने सुबह जो पढ़ा है उसका तुरंत रिवीजन कीजिए, जितना हो सकता है अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए। ठीक है, और जो आपको हाईलाइट लग रहा है, उम्मीद करूंगा अभी तक हाईलाइट कर लिए होंगे, अगर फिर भी हाईलाइट नहीं किए हैं तो उन्हें हाईलाइट कीजिए साथ साथ। और ये 12 से 14 दिन में ये आपके 7 से 8 सब्जेक्ट जो है वो उम्मीद करेंगे कि आपको कवर यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि माइनर सब्जेक्ट जैसे फॉरेस्ट्री आएगी, ठीक है, ब्रीडिंग आ गया, सीड टेक्नोलॉजी आ गई, मेटीरियोलॉजी आ गई। तो ये जो सब्जेक्ट है ये माइनर की कैटेगरी में आते हैं। ये होंगे सब्जेक्ट आपके 5 से 6। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके कवर अगर एक दिन में एक भी करते हो तो भी आपका ये यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे कवर हो जाते हैं, इनमें इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे टाइम बच रहा है आपका, अगर आपके 2 से 3 दिन में हो रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा इन्हीं को दोबारा रिवीजन कर लो। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको इनको नहीं देखना है। माइनर को आप अगर 2 बार रिवीजन करना तो उसी मीन टाइम में कर लो, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान होता है उसको 2 ही टाइप से उसे याद रख सकता है, पीआर पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। एक तो जो उसने रिसेंटली पढ़ा हो पिछले 10 से 12 दिन में, वो उसको याद रहता है, पुराना सब भूल जाता है। दूसरा, अगर उसने मॉक टेस्ट वगैरह में एकदम से कोई क्वेश्चन उसके पिन किया हो या उसे एग्जैक्ट उसने गलत किया हो, वो उसको याद रह जाता है कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की थी। तो ये 2 टाइप ही होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो आप माइनर सब्जेक्ट को रिवीजन कर रहे हो तो यहाँ पे 2 से 3 बार आप उसे रिवीजन कर सकते हो, अदरवाइज 1 बार भी होता तो भी चलेगा, क्योंकि ये है 1 बार ही सफिशिएंट है। अब बचे हुए जो 7 से 9 दिन होंगे, इसमें क्या करना है कि जो लेंथी वाले सब्जेक्ट थे जिनको आपने हाईलाइट किया है, ठीक है, जिनको हाईलाइट किया है उनका यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। अगर फिर भी एक दिन बचता है तो आप फटाफट माइनर्स को फिर भी जो इनके हाईलाइट होंगे उनको देख सकते हो। तो ये तो था 28 डेज का प्लान, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथी वाले सब्जेक्ट हैं इनकी 2 बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और माइनर वालों की एक बार। तो एक ये स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट जो है वो आप डेली बेसिस पे अगर आप दोगे तो मॉक टेस्ट को भी कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर बात करेंगे, और उनका बेनिफिट क्या होगा उसका भी आपको देखेंगे। आगे बात आता है कुछ स्टूडेंट, अगर आप फिर भी ये सब बातें मतलब ना मान के अगर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद ही शुरू करोगे, ठीक है, वैसे तो रिकमेंड करूंगा 28 डेज को ही फॉलो करना। ठीक है, अगर फिर भी आप यहाँ पे 20 डेज के बाद शुरू करते हो, या मतलब आप 20 डेज वाला प्लान लेते हो, या आप जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उसके बाद शुरू करते हो सकता है आपके डेज यहाँ पे 90 रह जाएं, और हो सकता है आपके डेज यहाँ पे 21 हो जाएं, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो लगभग 7 से 8 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये है कि इसमें ये स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो कि माइनर को पहले फिनिश कर दो। ठीक है, जो माइनर सब्जेक्ट है इनको ट्राई करोगे 3 से 4 दिन में इनको फिनिश कर दो, और उसके बाद जो मेजर वाले सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का पहले नाम लिया मैंने, उन सब्जेक्ट को 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर दो। 10 से 12 दिन में उनको कंप्लीट कर दो। और जो माइनर वाले सब्जेक्ट है ना, वो डेली बेसिस पे साथ साथ पैरेलली आप उसमें रिवीजन करते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पहले माइनर सभी फिनिश कर दिए, फॉरेस्ट्री, मेटीरियोलॉजी सब फिनिश कर दिए। उसके बाद जैसे ही लेंथी को शुरू किया तो लेंथी जैसे ही कवर होता है, थोड़ा सा टाइम अगर आपका यहाँ पे बचता है, जैसे आपका लाइफ स्टॉक 2 दिन में कंप्लीट हुआ, 2 दिन में आपको 2 घंटे बच गए, तो 2 घंटे में फॉरेस्ट्री को रिवीजन करके इसको भी यहाँ पे इसकी सेकेंड टाइम रिवीजन ले ली और इसको फिनिश कर दो। तो इसको यहाँ पे पैरेलल लेके चलना होगा अगर आप 20 डेज में फॉलो करते हो तो। ठीक है, और बाद में जो बचे हुए 4 से 6 दिन है, ये आपके वही है कि यहाँ पे माइनर को छोड़ दो, क्योंकि माइनर को आपने साथ साथ में रिवीजन कर लिया है। उसके बाद जो मेजर वाले सब्जेक्ट हैं उनको 100% जो आपकी रिवीजन है वो यहाँ पे होनी चाहिए, कि उसको दोबारा रिवीजन शुरू कर दो यहाँ पे। तो एक तो ये तरीका है जो 20 डेज वाले हैं। अब कुछ मतलब स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 14 डेज पहले शुरू करेंगे। ठीक है, तो 14 डेज वाला प्लान में यही है कि ये आप मतलब डू और डाई कह सकते हो, या आप लक बेस कह सकते हो, क्योंकि 14 दिन में भी जो है कैंडिडेट का क्लियर हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आपको मतलब स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने नवंबर में प्रिपरेशन शुरू की थी, और नवंबर में कोई शुरू करता है या दिसंबर में शुरू करता है, वो सब 14 डेज की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा लेट शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं, फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा, और उसके बाद जब थोड़े दिन बचते हैं तो ये मतलब यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये जो 14 डेज वाले हैं इनके लिए मैं बोलूँगा कि स्टार्टिंग का जो आपके 10 दिन है,
वो मेजर सब्जेक्ट को दीजिए। आप मेजर सब्जेक्ट को दीजिए, जैसे ही 10 दिन में आपके मेजर कंप्लीट हो जाएं, लास्ट 4 दिन में आप जो है वो आप मेजर सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, ठीक है। और कुछ टॉपिक उठा लीजिए माइनर सब्जेक्ट्स के, कुछ आप प्रिसाइज मॉड्यूल देख रहे हैं ना, प्रिसाइज मॉड्यूल में सारा ही जो है वो आपको ब्रीफली बताया जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक उठा लीजिए माइनर सब्जेक्ट के जो कि पिछले एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है, या क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं वो वाले, और उसके साथ जो 4 दिन में इनको रिपीट कीजिए और साथ में ये वाला कीजिए, आपको यहाँ पे जो है एग्जाम में वो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो एक्चुअल वैल्यू को याद करने में, हाईएस्ट और लोएस्ट ही याद कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप एक्चुअल वैल्यू याद कर रहे हो और इतने दिन पहले कर रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और आपके कुछ सब्जेक्ट हो सकता है कि यहाँ पे छूट जाएँ, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। वैसे स्मार्ट वर्क सभी को ज़रूरत है, चाहे वो 28 डेज है, चाहे 20 डेज है, चाहे 14 डेज है, लेकिन यहाँ पे आपको है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो जो मेंस के मॉक टेस्ट हैं ये थोड़ा सा आपके लिए मायने रखते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि आप मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हो, आप कैसे रिस्क लेते हो, पॉसिबिलिटी पे कैसे लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाते हो, इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो जितने भी मतलब गुरुकुल एग्री का मॉक टेस्ट होंगे वो सारे ही, जैसे अभी नाबार्ड का कोई एग्ज़ाम हुआ है या आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ है या आईबीपीएस के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया होगा लास्ट 4 साल में, तो लास्ट 4 साल में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए होते हैं वो मॉक उनके बेस्ड रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस मतलब आपको होंगे वो पूरे ही एक एग्ज़ाम के माहौल के जो टाइप है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने अटैम्प्ट करने चाहिए। तो काफ़ी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। मैं आपको बोलूँगा आप अपनी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कीजिए। अब कैसे आपकी कैपेसिटी चेक होगी, आप देखिए, आप अगर हर मॉक में, जैसे अभी अगर बच्चे देखें तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि 45 to 50 अटैम्प्ट कर रहे हैं मॉक में, और उनके नेगेटिव करके ये 35 से लेके 40 तक उनका या 30 उनका अप्रॉक्स स्कोर आ रहा है। तो उनका ये मानना होता है कि सर हमारा स्कोर कम आ रहा है, लेकिन हम आपको बोलेंगे आप आज का कंपेरिजन एग्जाम के दिन वाले कंपेरिजन से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। अभी आपके एग्जाम में पड़े हैं 20 डेज, मान लीजिए 10 दिन पड़े हैं, तो अब आज का कंपैरिजन उस दिन से कंपैरिजन मत कीजिए। जब 10 दिन बाद आप होगे तब आपकी आउटपुट है वो अच्छी आनी चाहिए और अच्छी आएगी भी। एक बात तो ये लेके चलिएगा दिमाग में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज अगर आपका स्कोर कम आया है तो 10 दिन बाद मतलब ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये है कोई एप्टीट्यूड या रीजनिंग नहीं है। यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनके ऑप्शन को अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद कितने अटेम्प्ट्स कर सकते हो, देखिए अगर आप रेगुलरली 40 अटेम्प्ट कर रहे हो हर मॉक में, स्टार्टिंग के 5-7 मॉक में आप पहले कुछ मत करो, पहले आप क्या करोगे अपनी जो सेल्फ कैपेसिटी है ना उसको देखो। अगर आप 40 या 50 अटेम्प्ट कर रहे हो या 55 अटेम्प्ट कर रहे हो या हो सकता है आप सारे अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं बन रही है, आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो इसे कैरी ऑन कीजिए और आप बहुत अच्छे हो, सही जा रहे हो। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा सा चेंज कीजिएगा 3 मॉक में, ठीक है। आगे आने वाले ये 3 मॉक का ना, उनमें 3 में रिस्क लीजिएगा, उन 3 में क्या करना है रिस्क लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में अगर आप 50% प्रोबेबिलिटी पे लगा हो और आपको सबकॉन्शियस माइंड में याद आ रहा हो, क्वेश्चन लगाने से वो सही हो रहा हो और आप में वो हिम्मत ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन को ओवर थिंक कर जाते हैं कि नहीं इतना ईजी नहीं देगा आईबीपीएस, और इतना ही ईजी होता है। वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे आपको एग्जाम में मिलेंगे जो बोलेंगे ये क्वेश्चन का मेरे को आंसर पता था लेकिन मैंने लगाया नहीं, तो वो क्या होता है वो ओवर थिंक होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा 3 मॉक में 3 से 4 मॉक जो आगे वाले आएंगे ना उनमें रिस्क लीजिए, ठीक है। और फिर देखिए पहले वाले में ज़्यादा सही थे या अब वाले में ज़्यादा सही थे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो 60 लगा रहे हो ना, और यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो इसको कम कीजिए। मतलब प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एग्जाम मॉक को ये नहीं है कि आपको सेम क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, लेकिन उस स्टैंडर्ड के लिए तैयार होना आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे जाके अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, आपने 60 अटेम्प्ट कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग अभी ज़्यादा जा रही है, तो एक बार 40 करके देखिए। ये एक मॉक में मत कीजिए, 2 से 3 मॉक में कीजिए, फिर आगे आने वाले 2 मॉक में 50 करके देखिए, और फिर देखिए कि जो आपका कैसे मतलब 50 पे अच्छा स्कोर बनता था या 40 बनता था या 60 बनता था। तो आपको पूरा ही, और एक मॉक से मत जज कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली बोलूँगा एक मॉक से मत जज कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो मॉक का लेवल ही हार्ड हो या मॉक का लेवल ही ईजी हो। तो 2 से 3 मॉक में करोगे तो आपको पूरा ही यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रिस्क और जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और कैसे आपको मौको जो है बच्चे सोचते हैं कि कैसे मैं करूं। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए अब कहाँ पे आप बेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चों का जो सबकॉन्शियस माइंड इतना मतलब बेस्ट होता है, एक्यूरेट होता है कि वो अगर पाँच में से गेस करते हैं 50% पॉसिबिलिटी, उसमें से 3 से 4 उनके सही हो जाते हैं और यहाँ पे देखिए नंबर प्लस में जाते हैं। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन आपने गेस पे लगाए, 5 क्वेश्चन आपने 50% प्रोबेबिलिटी पे लगाई है ना, तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया, 4 गलत हो गए, तो भी आप 0 में आ गए, ये बात याद रखिएगा। तो भी आपका नुकसान नहीं हुआ। यहां पे नुकसान तब होगा जब 5 के 5 गलत हो जाएंगे, लेकिन अगर एक सही हो जाएगा, 5 में से एक सही तो मतलब बनता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से अगर आपकी अच्छी है, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी गेस करने का तरीका अगर आपका अच्छा है तो। अब 50% प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब इसमें यह है कि जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे अगर 5 ऑप्शन है, 5 में से अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसमें से आपको पता है कि ए तो बिल्कुल नहीं है, बी भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और सी आपको लग रहा है कि ये जो है ये यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, और आपको डी और ई में कन्फ्यूजन है, और यहाँ पे डी और ई में कन्फ्यूजन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं 5, ये 10 मिल जाते हैं आपको, वैसे ज़्यादा मिलेंगे, ये 10 से 12 मिलेंगे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन इतने मिल जाते हैं तो उस टाइम पे आप इन दोनों में से गेस करके लगा सकते हो, क्योंकि ऐसे करके अगर आप लगाओगे, ये मॉक में ट्राई कीजिएगा, अगर आपको सूट करे तो इसे मेन एग्जाम में आप जो है इसको अपनाइएगा, ठीक है। तो अगर 50% प्रोबेबिलिटी पे लगाते हो तो आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा आएगा, क्योंकि प्लस में ही जाएगा। अगर 5 में से 2 भी सही हो गए तो भी आपका यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा, तो भी आपका 125 जो है वो ज़्यादा आएगा एज कंपेरेटिव टू अगर आप नहीं लगाओगे तो। अब आता है 1 2 3 फार्मूला। 1 2 3 फार्मूला काफ़ी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहता है, काफ़ी के लिए नहीं, तो ये भी अटेम्प्ट करके आप पहले देख सकते हो कि ये मेरे लिए सुटेबल है या नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बताए हैं इसमें से आपके 2 से 3 भी काम आ गए तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए जनरल बताए हैं। आपके लिए कौन सा काम आता है वो मैटर करेगा। अब 1 2 3 फार्मूला बेसिकली क्या है कि जैसे 60 क्वेश्चन है, 60 में से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आ रहे होंगे, जो ईजी होंगे, ठीक है, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ आपको बिल्कुल ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, IBPS कहीं से ही पूछ लेता है। वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके गलत करवाने के लिए होते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, जो बहुत ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है उसके लिए होते हैं, वो जनरल मतलब कैंडिडेट के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि 1 2 3 फार्मूला में ये है कि जो आपको पहले आ रहे हैं, जो सबसे पहले आ रहे हैं, जैसे 60 में से आपको 25 क्वेश्चन ऐसे या 20 क्वेश्चन ऐसे जो आपका 100% श्योर हो और आपने वो लगा दी, सबसे पहले वो लगा दो, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जो बिल्कुल आपको टच नहीं करना है, उनको निकाल दो, ठीक है। और नंबर 3 पे जो पॉसिबिलिटी वाले प्रोबेबिलिटी वाले बच गए, मान लीजिए 15 बच गए, उसमें से देखो 50% प्रोबेबिलिटी किन की बन रही, 15 में से 10 की 50% बन रही है, तो आप यहां पे रिस्क ले सकते हो और ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक में, अगर आपका ये लॉजिक आपको सेट बैठता है तो ये तो हो गया 1 2 3 फार्मूला। पहले यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको सूट करता है तो आप आगे जाइएगा। आगे आता है कि जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं IBPS में जिसके ऊपर नॉट लगा होता है, जिसके बीच में अदर देन लगा देगा, नॉट लगा देगा, या ऐसे कुछ कंडीशन लगा देगा कि जो बच्चे स्टार्टिंग में एक लाइन थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उन्हें सीधा ऑप्शन में जाएंगे लगा देंगे, लेकिन लास्ट में उसका मतलब जो वर्ड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ये एक अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि काफ़ी बच्चे, जैसे मैंने पहले बोला, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन वो ये सोच जाते हैं नहीं इतना इजी तो क्यों डालेगा। जैसे ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जो कि ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं, जिसमें पूछा होता है कि इनमें से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है, ठीक है। ये आयरन मतलब काफ़ी पूछा जा चुका है काफ़ी बार, ठीक है, तो इसमें 3-4 बार आयरन ही पूछा जा चुका है। तो काफ़ी बच्चे माइक्रो न्यूट्रिएंट पे भी गलत करके आ जाते हैं कि नहीं इतना इजी क्या पूछा होगा। उस टाइम पे उनका दिमाग ही नहीं काम करता, सबकॉन्शियस माइंड में मतलब उनको पता ही नहीं चलता उनके साथ हो क्या गया। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कम की होती है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप ओवरथिंक नहीं करना है। याद रखिए IBPS इजी भी देगा, टफ भी देगा, मॉडरेट भी देगा। आपको वहां पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो आपके माइंड को एक्टिव रखिएगा। अब बात आती है अंडर एस्टिमेट। अब हो सकता है कि आप 5 से 7 क्वेश्चन आपको ईजी आए और आपने लगा दिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका शुरू हुआ, आपने लगातार 5 क्वेश्चन लगाए, आपको लगा पेपर इजी आया है, अब मैं कर रहा हूं और मैं कर जाऊंगा। आगे 2 क्वेश्चन अगर आए और वो क्वेश्चन ट्रिकी थे, टफ थे, आपने उन्हें भी अटेम्प्ट कर दिया तो गलती हो जाएगी। तो याद रखिए हर क्वेश्चन को जो है उसको उसके नजरिए से देखिएगा। उसको ना तो पिछले के कंपैरिजन में देखना और ना ही अगले के कंपैरिजन में देखना है। चाहे पहले आपने 10 क्वेश्चन स्किप किए हैं, 11वां क्वेश्चन आपका इजी आया है, उसको उसी वे में देखना है।
चाहे 10 आपने अटैम्प्ट किए हैं, 11वां क्वेश्चन अगर टफ आया तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, एक आधा गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसको उसी की नज़र से देखना है, हर क्वेश्चन को उसी की नज़र से देखिए। और दूसरा है कि हाउ मच टाइम जो है आपको कितना स्पेंड करना है मॉक के ऊपर, तो ये आप अपनी जो ये वाली स्ट्रेटजी लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम आपका स्पेंड होगा। अगर आप ये वाली सभी कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ। और अगर एक और बात है कि पॉजिटिव स्पिरिट्स में रहिएगा, पॉजिटिव वाइब्स में रहिएगा, कि बहुत सारा आपको मॉक्स ऐसे मिलेंगे या आपको इवेंट कह सकते हो आप कि आपका खुद का मूड सही नहीं है या मतलब कुछ भी करके आपका उस टाइम पे जो है टाइम सही नहीं है, आप ये कह सकते हो, और आपने मॉक लगाया और वहाँ पे आपका स्कोर कम आया, तो ये बिल्कुल भी कतई आपका डिमोरलाइज होना सही नहीं है। आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस में रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ये सोचेगा कि ये जो 60 क्वेश्चन है ये कौन सा 60 के 60 वहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सोचेगा यहाँ से अगर मेरे को 2 से 3 तो मिलने हैं, ठीक है, तो हर मॉक में आपका अलग अलग स्कोर बनता है, हो सकता है किसी में आपका 20 बने और अगले वाले में आपका 40 बन जाए। तो यहाँ पे ये कंपेरिजन मत कीजिएगा मेरे 20 से लेकर 30 के बीच में मेरी 30 एवरेज है, नहीं, हो सकता है कि जो एग्ज़ाम है वो 40 वाले के स्टैंडर्ड का आ जाए और आपके 40 रियल में बनने हो जो आपके हाईएस्ट आए थे। तो पॉजिटिव वाइब में रहिएगा, रैंकिंग को कंपैरिजन कम कीजिएगा, रैंकिंग देखिएगा लेकिन सिर्फ एनालिसिस के लिए, और आपको स्ट्रांग रहना होगा, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा कि जैसे क्वेश्चन में मैंने पहले बोला, किसी में नॉट लगा है, किसी में कंडीशन लगा है, ज़्यादातर क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप भी आजकल IBPS देने लगा है, ठीक है, कि पहले क्या होता था कि जो एग्जैक्ट नंबर पूछ लेता था, अभी वो सब्जेक्टिव टाइप दे रहा है। तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं लेवल ऑफ मॉक का, कि जो इसमें यह है कि आपको इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी, टफ भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर टफ वाला मॉक आपका स्कोर कम आया और आपकी स्टडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि जब पैटर्न बिल्कुल चेंज हुआ था 16-17 में, तो याद कीजिए उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी वो 7.25 गई थी मेंस की, ठीक है, आउट ऑफ 60, ठीक है। तो 60 में से जिसके 7.25 क्वेश्चन सही थे वो जनरल कैटेगरी में थी ये, ठीक है। तो वो क्या था, वो क्वालिफाई था इंटरव्यू के लिए। तो उस टाइम पे पेपर बहुत टफ लगा था, क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज हुआ था, क्योंकि 4 से 5 साल बाद IBPS पैटर्न चेंज कर देता है। तो अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर इजी आता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। कितने अटैम्प्ट करने हैं, कितना सेफ स्कोर है, ये आप पहले ये सब जो फॉर्मूले आप आजमा रहे हो इसके बेस पे खुद आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप सीधा यहाँ पे देखोगे ना, मेरे को 45 जाके अटैम्प्ट करने हैं और आपने पेपर जो था वो टफ था और इतने करे, तो फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो सकती है। अगर वहाँ पे पेपर ईजी था, ठीक है, तो आपने कम अटैम्प्ट किए तो भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ये सोच के गए थे कि मेरे को 30 अटैम्प्ट करने हैं या मेरे को 35 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन पेपर इजी था, आपको वहाँ पे ज़्यादा करने पड़ेंगे। क्योंकि इजी में तो अगर आपको लग रहा है तो कॉन्फिडेंस में तो रहना पड़ेगा ना, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि नहीं मेरे सही हो रहे हैं सभी। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कम करके आए थे तो उनका नुकसान हो गया था। तो ये सब है, ये लेवल के अकॉर्डिंग आएगा, ईजी, मॉडरेट और टफ, ठीक है। ब्रीफ भाषा में समझाना चाहूँगा, अगर बिल्कुल इजी आता है तो 50 अप्रॉक्स 50+, अगर मॉडरेट आता है तो आप यहाँ पे 45 के अप्रॉक्स कर सकते हो, अगर टफ आता है तो आप यहाँ पे 35 से लेके 40 कर सकते हो, अगर पेपर का लेवल ये रहता है। तो ये एक सेफ स्कोर, सेफ अटेम्प्ट है। लेकिन उससे पहले ये वाले सारे फॉर्मूले आप आजमा लीजिएगा। एक लास्ट में बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है, कि मॉक को अटेम्प्ट करते वक्त एक छोटी सी यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगा। अब देखिए, मान लीजिए कि IBPS के एग्जाम में 5 क्वेश्चन स्कीम्स के आ गए, ठीक है, 5 क्वेश्चन स्कीम्स के आ गए और सभी में जो आप बिल्कुल भूल गए, आपकी स्कीम याद नहीं आ रही है, और सभी में वैल्यू दी है 50, 40, 30, अब देखिए 20, 10%, अब ये दिया है ना। अब इतना तो आपको पता है कि 20 और 10% तो किसी भी स्कीम का असिस्टेंस, पैटर्न ऑफ असिस्टेंस नहीं है, तो ये तो आप निकाल दीजिए। अब आपको ये श्योर है कि ये तो 50 होगा या 40 होगा, 30% भी बहुत कम का है, सबका कम जनरली नहीं है, तो ये भी आप एक रिस्क ले सकते हो। अगर आपको ये 2 पता है कि ये A और B और ये ऐसे क्वेश्चन 5 आ गए और 5 अलग अलग स्कीम पूछिए, पांचों में वैल्यू कॉमन है 50-40, और आप सभी का पांचों का ही 50 लगाओ, अगर बिल्कुल ही काम आपको आपके ऊपर से जाता दिखे तो ये लॉजिक अपनाना है। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से एक वैल्यू लगाओगे सारों में कॉमन, तो उसमें से 2 से 3 आपकी सही हो जाएंगी। क्योंकि अगर सभी में पॉसिबिलिटी 50% बन रही है तो प्रोबेबिलिटी, ये याद रखना, अगर तीनों में ही वैल्यू ऐसी दी हुई हैं तो। इसी प्रकार से अगर प्रोडक्शन का जैसे डाटा दिया गया था, ठीक है, जैसे 18-19 का जो एग्जाम था उसमें ये पूछ लिया हाईएस्ट जो है वो प्रोडक्शन किसका है, फिर प्रोडक्टिविटी लोएस्ट किसकी है और एरिया पूछ लिया, ठीक है। उसमें ये था कि 2 में जो है वो मेडिसिनल कॉमन था,
ठीक है। अब हाईएस्ट तो सबने वेजिटेबल वगैरह लगा दिया था उस टाइम पे, ठीक है। अब जब लोएस्ट पूछा है, काफ़ी बच्चे एक में यहाँ पे स्पाइसेस कर रहे हैं, ठीक है, एक में यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि अगर दोनों में मतलब एक लगा रहे हो तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर बिल्कुल ही आपके मतलब ये जो लॉजिक है ये रेयर करना, पहली बात बोलूँगा ये उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल ही आपका मतलब ऊपर से ज़्यादा देखे, मतलब आपको लगे कि नहीं अब मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हुए हैं लेकिन मेरे को और करने चाहिए, तो आप ये छोटा सा रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज़ पहले मैं बोलूँगा कि पहले आप यही कीजिए, सबसे पहले उसके लिए तैयार होइए, ठीक है, ऐसे स्टडी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ख़ुद को उस लेवल का बनाइए कि कैसा भी पेपर आए मैं ऐसे अटैम्प्ट करूँगा। रेडी रहिएगा, पेपर आपको इजी भी मिलेगा, क्वेश्चन इजी मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, ट्रिकी मिलेंगे, ऑप्शन में थोड़े ट्रिकी होगी, किसी के क्वेश्चन में ट्रिक होगी, और पेपर कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आएगा आपको जो बिल्कुल टफ होंगे, बिल्कुल हाई लेवल के, आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो उस प्रकार से रेडी रहिएगा और कभी मत सोचिए किसकी कितनी तैयारी है, क्योंकि जिसकी तैयारी है अगर वो 60 क्वेश्चन उस लेवल के नहीं आए तो वो तैयारी किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो तैयारी कम की हो लेकिन क्वेश्चन आपके रिलेवेंट आ गए, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप जो है एग्ज़ाम को, क्योंकि ये 1 साल बाद आएगा। हम आपको यही बोलेंगे कि किसी के साथ किसी को कम मत समझिए और किसी को ज़्यादा मत समझिए, अपने आप पे फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और जो स्टडी प्लान है उम्मीद करेंगे आपको उसमें जो अच्छा मिलेगा, प्रिसाइज मॉड्यूल आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।